लेके एक एक चार्ट को पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग अजय जी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं चार्ट में निफ्टी एक्चुअली 21,500 और 21,800 के बीच में क्लोज हुआ है 7वें सेशन के लिए। लेवल्स की बात करें तो रेजिस्टेंस हमने पिछला बताया था 21,680 का, और वहां के ही आसपास 21,683 पर ही हाई बनाया था पिछले सेशन में भी। तो इस बार हमने रेजिस्टेंस यहां से थोड़ा उठा के 21,800 पे पहला रेजिस्टेंस रख दिया है, जो कि ये कंसोलिडेशन का अपर रेंज भी है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 21,500 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, जो कि इस कंसोलिडेशन का लोअर रेंज भी है। अगर एफएनओ की बात करें तो यहाँ हमें फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कुछ 1.8% से घटते हुए दिख रहा है, जिसमें शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉल बैंक दिख रहा है 22,000 पे। तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 22,000 लेवल तक टच करेगा आने वाले वीकली एक्सपायरी तक, जो कि अगले हफ्ते के थर्सडे है। तो ऑप्शन ट्रेडर एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी ना जस्ट ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा, लेकिन ऊपर जाके ये इस साइकोलॉजिकल मार्क के आसपास भी जा सकता है। नीचे की तरफ देखें तो मोस्ट एक्टिव पुट राइटिंग हो रही है 21,500 पे, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल भी है और ये भी सपोर्ट दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं विक्स की तरफ। विक्स में देखेंगे तो 5% की गिरावट नजर आई है। विक्स जब घटता है तो अच्छा होता है, क्योंकि विक्स जब बढ़ने लगे तो वो एक रिस्क वाला पोजीशन हो जाता है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट हो सकती है, तो इस वजह से मार्केट थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है। तो विक्स इस लेवल से गिरना थोड़ा एक पॉजिटिव साइन भी देखा जाता है। लॉन्ग पोजीशंस देखें तो जैसे अजय जी ने भी बताया अभी कि लॉन्ग पोजीशन अभी 66 के आसपास है, जो कि ये भी एक पॉजिटिव साइन है। 70 के आसपास जाना वो एक थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल था, क्योंकि यूजुअली वहाँ से बहुत बार नीचे की तरफ घटने लगता है। तो अब ये थोड़ा सा कंफर्ट लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। ओके तो ठीक है, ये विक्स घटा, आपने हमें निफ्टी में बताया, एक्टिव कॉल्स 22,000 की काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अब बैंक निफ्टी पर भी बताएं, वहाँ किस तरह का पोजिशनिंग दिख रही है? जी बिल्कुल, निफ्टी का बैंक भी ले आते हैं स्क्रीन पे। अगर इसका भी चार्ट देखें तो जो 1500 का जो रेंज बना हुआ है 46,700 से लेके 48,200 तक का, दरअसल निफ्टी बैंक उसके अपर रेंज पे ही जस्ट वहाँ पे आके वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वहाँ पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 48,500 का नजर आ रहा है, और वहाँ से और ऊपर गया तो 48,800 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट हमें 47,700 पे दिख रहा है, जो कि एक 20 डीएमए का लेवल भी है। पिछले सेशन में भी वहाँ से ही अच्छी खरीदारी होती हुई हमें नजर आई थी। एफएनओ की बात करें तो यहाँ हमें ओपन इंटरेस्ट करीबन 2.5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लॉन्ग बिल्डअप का ट्रेंड दिखा रहा है। ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है निफ्टी बैंक के लिए। कॉल बाइंग देख रहे हैं हम 49,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो मतलब एक्सपेक्ट हो रहा जा रहा है कि यहाँ लेवल तक जाएगा अगले हफ्ते के एक्सपायरी तक। नीचे की तरफ देखें तो पुट राइटिंग हो रही है 48,000 के साइकोलॉजिकल मार्क पे, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर निफ्टी बैंक जोर से नीचे गिरा तो। ठीक है, तो ये आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी। ऊपर की तरफ जहां अच्छा एक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी 49,000 की भी कॉल में अच्छी बाइंग हुई है, तो देखना होगा, वॉच करेंगे। लेकिन दो स्टॉक्स जो आज एक्शन में रह सकते हैं, जहाँ ट्रेड के लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहला स्टॉक हमें बजाज फाइनेंस का दिख रहा है। अगर इसका भी चार्ट देखें तो एक्चुअली स्टॉक ने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। हालांकि ब्रेकआउट दिया नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है। इसका वॉल्यूम भी कुछ ट्वाइस था 20 डे एवरेज का देखेंगे उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी अच्छा दिखा है। तो ये एक अच्छी खरीदारी वाला स्टॉक बन सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है इंडिया सीमेंट का। इस स्टॉक ने दरअसल इसका चार्ट देखे तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट देखे ऊपर जा चुका है, और साथ ही साथ 1 ईयर हाई का स्तर भी छू चुका है। तो ये एक दूसरा स्टॉक हो सकता है जिसे खरीदारी के लिए देख सकते हैं। क्या बात है, शानदार। इंडिया सीमेंट और दूसरा कौन सा स्टॉक था आपका? बजाज फाइनेंस। ये गलत बात है, बजाज फाइनेंस तो सभी का लॉन्ग है, कौन उसका शॉर्ट है? सब मान लेके बैठे हैं 2-3 दिन से, जब से उन्होंने थर्ड क्वार्टर दिया। इनफैक्ट जब से आरबीआई ने उनके ऊपर कड़ा रुख रखा था, उस पॉइंट से लोगों ने माल लेना शुरू कर दिया। बट ठीक है, आप कह रहे हैं तो ले लेंगे एक बार हमारे व्यूअर्स लॉन्ग पोजीशन। थैंक यू वेरी मच अंश। संतोष मीना, अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार की बातचीत को आगे लेके जाने के लिए। संतोष जी, ये तो बड़ी गलत बात है, बाजार ने कोशिश करके माल छुड़वा दिया 3 दिन में, और फिर वन साइड भाग के वापस खड़ा हो गया। ये तो गलत बात है, ट्रेडर्स के साथ नाइंसाफी हुई है। कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी? जी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, मार्केट ने एक करेक्शन दिया था, बट आप स्क्रीन देखते
नॉर्मली कंसेंसस यही था कि लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हमको थोड़ा सा उल्टा देखने को मिला। लार्ज कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन मिड कैप में स्ट्रेंथ कंटिन्यू थी, तो वो एक साइन था कि जो थोड़ा सा सेलो पुल बैक आया है निफ्टी में 300 पॉइंट का, वो एक फिर से शायद बाउंस बैक आ सकता है। स्पेशली बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो आपने 20 डे मूविंग एवरेज से स्मार्ट बाउंस बैक आया है। तो यस, अभी ट्रेंड इंटैक्ट है, बट फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए हाई लेवल पे। ऐसा नहीं है बेरिश व्यू बुलिश ही है, लेकिन लेवल्स और मार्केट की स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिएगा। अगर मार्केट में कभी भी कोई सिग्नल्स मिलेंगे वीकनेस के तो उसको प्ले करिएगा, बट अभी फिलहाल कोई ऐसे साइन नहीं है। निफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। 21,680 700 एक रेजिस्टेंस एरिया है, 700 क्रॉस करता है तो मुझे लगता है हम 21,800 से 850 फिर से टेस्ट कर सकते हैं। नीचे 21,500 जो 10 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो अभी 21,550 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हो। बैंक निफ्टी मुझे रिलेटिवली बेटर लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक 20 डे मूविंग एवरेज से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। अब ग्लोबली भी देखोगे, यूएस में भी तो एक थोड़ा सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लास्ट ईयर काफी आउट परफॉर्म किए थे, वहां प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है। तो मे भी हमारे यहाँ भी वही एक मिरर इमेज देखने को मिले, हमारे यहाँ भी बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते दिखे। और जो अपडेट्स भी आ रही है, बिजनेस अपडेट्स, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 48,700 का टारगेट रहेगा, नीचे 47,950 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई इंडेक्स पर, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या हैं। क्या क्लियर सिग्नल तो है अब अक्षय, क्या बाय के ट्रेड्स ले रहे हैं और कौन से सेक्टर से ले रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मैंने जो दो स्टॉक्स का चुनाव किया है, दोनों एफएमसीजी क्षेत्र से है। तो आप जनवरी सीरीज की स्टार्ट देखें तो एफएमसीजी जो काउंटर्स है काफी लाइमलाइट में आ चुकी है, काफी स्टॉक्स में बाइंग की एक्शन रुक देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टॉक का चुनाव है जो है डाबर। तो डाबर में आप देखें तो कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था डे ट्रेडिंग में, अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है और 550 का जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको ब्रेक करा है। तो मैं एक पॉजिटिव सेटअप मान के चल रहा हूँ डाबर में फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आपको डाबर बाय करना है करंट रेट फॉर अ टारगेट ऑफ 585, और आप ये ट्रेड में 556 की स्टॉप लॉस बनाइए। दूसरा ट्रेड मेरा जो एफएमसीजी सेक्टर से है वो है जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड भी एक कंसोलिडेशन में रहा है काफी ट्रेडिंग सेशंस तक। अभी एक 550 555 ये सपोर्ट बेस पे है, जहां बार बार ये उछलता हुआ दिखता है। तो यहाँ वापस सपोर्ट बेस से उछल जाएगा, अच्छी बाय मोमेंटम रिगेन कर जाएगा, ये मेरा मानना है। तो बाय करके चले, 579 का टारगेट बनाइए और स्टॉप लॉस बनाइए 552 की। ऑलराइट, संतोष आपके ट्रेड्स भी बताएं। यस, मेरे भी दो ट्रेड्स है, दोनों ही बाइंग साइड है। जैसा मैंने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो मेरा पहला स्टॉक बैंकिंग स्पेस से ही रहेगा। डीसीबी बैंक, इस स्टॉक की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 162 का टारगेट रहेगा, 152 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा जीएमआर इंफ्रा स्टॉक और जीएमआर एयरपोर्ट, जिसका सिंबल जीएमआर इंफ्रा है। मैं इस पे कई दिनों से बुलिश हूँ और इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। कल भी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। लग रहा है कि शायद यहाँ से और स्ट्रेंथ बन सकती है, और मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 3 डिजिट में भी जा सकता है। इसमें खरीदारी करना चाहिए। 88 का टारगेट रहेगा, 83 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए। जीएमआर एयरपोर्ट्स, कल भी बड़े ब्लॉक्स लगे जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। अब 88 तक का टारगेट आ रहा है, ठीक है। सारी दोनों एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी हमारे सामने आ गई है, लेकिन बड़ी कॉल्स कहाँ आ रही हैं? बड़ी कॉल्स आ रही हैं निफ्टी पर। जी हाँ, सीएलएसए और नोमुरा दोनों ने ही अपने टारगेट्स दिए निफ्टी पर। 24,260 तक का टारगेट है इस वक्त नोमुरा का। बाय एंड ऑफ 2024 लगभग 12% जो एक एवरेज रिटर्न है, और सीएलएसए ने भी अपना रिटर्न बोला है कि थोड़ा सा परफेक्ट यूएस की सॉफ्ट लैंड के लिए इक्विटीज बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं उन्हें एज अ। देखिए, खास बात जो है ना इसके अंदर देखने लायक, टारगेट वारगेट तो सभी 25,000 के दे रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात मालूम है क्या है? मेरे हिसाब से नई बात सीएलएसए ये कह रहा है कि इंडियन मार्केट प्राइस टू परफेक्शन है। ये पूरी जानकारी लंबी चौड़ी रिपोर्ट में ये सबसे खास बात है कि भारतीय बाजार प्राइस टू परफेक्शन है। अर्निंग्स या कोई और चीज़ के ऊपर कोई डिले हुआ, रेट कट्स में डिले हुआ, कोई भी बात हुआ तो नेगेटिव सरप्राइज और सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट आ सकता है। ये बात सीएलएसए कह रहा है आज। सारी अच्छी बातें हैं, ये है वो है, बराबर बराबर, लेकिन खास बात ये है कि प्राइस टू परफेक्शन है उम्मीदों के हिसाब से, अर्निंग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से। तो कोई भी नेगेटिव सरप्राइज अगर आया तो बाजार में निराशा आ सकती है। अब निराशा को कितना फॉल आएगा वो अपने हिसाब से उन्होंने छोड़ दिया आपके ऊपर। नोमुरा ने भी क्या बोला है? नोमुरा ने भी आपको यही बताया, उन्होंने ओवरवेट बताया कहाँ का है। उन्होंने कहा कि फेयर वैल्यू रेंज में है बाजार।
नोमुरा ने कहा है 10 से 12% आती है। नोमुरा ने जो खास बात बोली है 10 से 12% की रिटर्न की उम्मीद करिए बस। बड़ी एवरेज और कंजर्वेटिव रिटर्न है। पॉइंट ये है कि 20% इंडेक्स चल चुका है पिछले साल, तो इस साल उसके बाद भी वो 10-12% बोल रहे हैं, बहुत गनीमत की बात है। वो तो मेरे हिसाब से काफी अग्रेसिव हो रहे हैं। 20% लास्ट टाइम चला है, लास्ट ईयर 8 साल से आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस साल नोमुरा के हिसाब से वो जो दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि मॉडरेट रखिए थोड़े रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, आप समझी। तो लेकिन निफ्टी का टारगेट तो यहाँ से लगभग 12% का दिख ही रहा है ना जो वो दे रहे हैं। वही तो बात है कि आप मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखिए, ये ज्यादा उचित होगा। क्योंकि दोनों अंदर अंडरलाइन बात ये कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ये हो सकता है आपका पोर्टफोलियो सिलेक्शन इतना बढ़िया हो कि आपको 50% रिटर्न मिल जाए, लेकिन अमूमन गुंजाइश गलती की बाजार में थोड़ी कम हो गई है, ऐसा सीएलए से कह रहा है। और नोमुरा ने भी जो टारगेट लगाया है वो 10-12%। हाँ 10-12% एवरेज आप देखें तो 24,260 उतना ही आता है। 10 से 12% इंडेक्स पे अगर आपने कमा लिया, अपने को पॉजिटिव समझें, अपने आप को खुश नसीब समझें, थोड़ा सा मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखें। इसलिए शायद फोकस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहीं से जो भी अल्फा आएगा, वरना आपकी रिटर्न थोड़े से इस बार सॉफ्ट हो सकते हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट तो जुड़े हुए हैं, भागवत साहब हैं हमारे साथ मनीष संतोष मीना भी हैं, और अक्षय के साथ साथ सुमित मूलचंदानी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इन सारी खबरों में से, वो है L&T फाइनेंस। संतोष मीना, आप L&T फाइनेंस को कब से ट्रैक कर रहे हैं? काफी समय से। जी अजय सर। लेके आइए लंबा चार्ट डायरेक्टर साहब, देखता हूं मैं इनकी याददाश्त कितनी तेज है संतोष जी की। आपको याद है इन्होंने 2 साल पहले जब 80 रुपए का भाव था, लेके आइए और लंबा चार्ट ला सकते हैं डायरेक्टर साहब। 80 रुपए का जब भाव था तो एक कमेंट्री निकाली थी, ऑब्वियसली क्योंकि भाव नहीं होता है तो क्यों देखें, 90% बाजार तो भाव देखता है, उसके बाद बाकी की तफ्तीश शुरू करता है। 80 रुपए पर उन्होंने एक कमेंट्री निकाली थी, उस नोट का नाम लिखा था विजन 2026। आपको याद है? शायद आपको याद नहीं है, पकड़े गए, कोई बात नहीं। चलिए मैं अपने व्यूअर्स को याद दिला देता हूं कि मुस्कुराहट बता रही है कि आपने ध्यान नहीं दिया। 80 रुपए पे उन्होंने एक नोट निकाला था और कहा था देखिए हमारा इस समय बहुत बुरा हाल है, खस्ता हाल है। एक्सेप्ट किया था, एक्नॉलेज किया था। यहाँ से हमारी जो अटेम्प्ट है वो है ROA बढ़ाना, ग्रोथ बढ़ाना, अपनी बैलेंस शीट को एकदम पिरामिड एंटरप्राइज जैसा हाल था, 70-80% होलसेल थी और 20-30% रिटेल, उसको 50-50 करना। और उन्होंने तमाम एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी कि हम ये करेंगे 2026 मार्च तक। ये कौन सा साल चल रहा है? 2004 एंडिंग। यानी उन्होंने अपने 5 साल के टारगेट 2.5 साल में पूरे करते हुए नजर आए। भाव देखिए आप, 80 वाला मुझे याद है वो उससे 60-70-80 के आसपास हुआ करता था, वहाँ से वन साइडेड 180, और अब बड़े बड़े लोगों के टारगेट आ रहे हैं। और इस रिजल्ट सीजन में आप उनकी कमेंट्री देखिएगा, L&T फाइनेंस की नज़र रखिएगा, क्योंकि लोग पूछेंगे साहब आपने तो जो टारगेट बताया वो पहले ही अचीव कर लिए, अब आगे के लिए क्या? इस बैकग्राउंड में क्योंकि आप फंडामेंटल भी देखते हैं, 180 पे भी क्या इसको लेना बनता है, ये है सवाल। जी उस समय यस मुझे वो अपडेट तो ध्यान नहीं, लेकिन यस स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। उस समय बहुत नेगेटिविटी बहुत जरूर थी, इस काउंटर को लेकर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था दूसरे फाइनेंस स्टॉक को, लेकिन अब इसमें मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है 175-180 के आसपास, तो नियर टर्म में यहाँ पे कुछ पॉज जरूर देखने को मिलेगा। बट पोटेंशियल है कि जो इसके जो हाई थे 2017 के, जो NBFC क्राइसिस के पहले के हाई लगाए थे इसने 200 के आसपास के, वो इजीली अचीव होते नजर आएंगे। जिसके पास है उसको होल्ड रखना चाहिए। फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो कोई यहाँ पे से अगर कोई डिप मिलता है अराउंड 160-155 के आसपास, तो एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, ये तो कॉल हो गई L&T फाइनेंस पे। एक और स्टॉक के ऊपर आज आपको नजर रखनी पड़ेगी, वो है डाबर, और डाबर के साथ साथ मैरिको। कल ऑलरेडी डाबर चलना शुरू हो गया था, डेज हाई बंद हुआ, करीब 560-70 के करीब आ गया है मैरिको। डाबर के साथ साथ इमामी, वो भी रूरल सेंट्रिक कंपनी, ये देखिए डेज हाई पे बंद हुआ। कहीं ना कहीं सुमित, ये कंज्यूमर नेम जो है अब रिबाउंड करने के मूड में नजर आते हैं। ITC को तो मैं मानूंगा भी नहीं, ITC तो वन साइडेड ऑलरेडी 470 के ऊपर बंद हो गया है।
आप कंज्यूमर नेम में स्पेशली रूरल सेंट्रिक कंज्यूमर नेम्स में किसको लेंगे आप? मैरिको, डाबर में से कोई चार्ट सबसे मजबूत कौन सा दिखता है जहां पे बॉटम बन गया हो? चार्ट की बात करें तो बिल्कुल डाबर को आप देखिए, डेली में, वीकली में काफी एक अच्छा अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ है जो था करीबन 520 की लेवल का। तो यहाँ पे जो अप्रोच रहेगा वो सबसे पहले तो डाबर के लिए ही रहेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 100 मूविंग डे एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को जो एक सपोर्ट अभी लेटेस्ट बनाया, दैट इज वाज अराउंड 545। तो यही हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। हमें लग रहा है कि ये अपना पिछला जो स्विंग था 595 के करीबन, यहाँ पे जाने के लिए अप्रोच हो सकता है। तो पहला जो राउंड बॉटम टारगेट रहेगा दैट विल बी 596। 596 के ऊपर अगर वीकली आ रहा है तो फिर बिल्कुल, और आप इसे होल्डिंग पीरियड के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कल हमने इनफैक्ट देखा भी था स्टार्ट में ही आपको इमामी जैसे काउंटर्स में मूव दिख गई थी, तो जो रिटेल रूरल कंजम्पशन थीम पर जो स्टॉक्स थे उनमें कल एक्शन दिखा था। अब आज देखना होगा कि आज ये कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो लगातार बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं, ये रेलवे सप्लाई चेन में है जुपिटर वैगन्स, इसको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। क्या और फर्दर अपसाइड स्टॉक में? बड़ी चाल ये चल चुका है, इनफैक्ट आप 1 साल का चार्ट देखें, मल्टी बैगर रहा है जुपिटर वैगन्स पे, लेकिन अब यहां से और कितना अपसाइड बाकी है? क्या इन लेवल्स पर आप अब भी बाइंग करेंगे अक्षय? जी बिल्कुल, मल्टी बैगर रहा है जुपिटर वैगन्स और अभी भी काफी अपसाइड बाकी है, ये मेरा मानना है चार्ट ट्रेडिंग देख के। अगर थोड़ा आप वीकली चार्ट देखें तो एक गए 4 हफ्ते से एक कंसोलिडेशन में है, बस अभी एक लॉन्च होने की तैयारी है। 325 का एक बेस बन रहा है धीरे धीरे, और मेरा मानना है जल्दी आपको ये लॉन्च जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे आपको 375 से 400 ये टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा आपको ये ट्रेड में टाइम देना है, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन शायद लग जाए, पर पॉजिटिव व्यू मेंटेन करता हूँ। 325 के नीचे आपको स्टॉप रखना है, और 375 और 400 ये दो आपके टारगेट एरिया बनेंगे। ऑलराइट, ये तो बात हुई जुपिटर वैगन्स की, लेकिन और कुछ और जहां पर न्यूज़ फ्लो था एनएचपीसी में, वहां पर भी उन्होंने एक जीपीसीएल के साथ, गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है। 4000 करोड़ लगाएंगे एक प्रोजेक्ट में, हाइड्रो स्टोरेज का ये प्रोजेक्ट होगा। एनएचपीसी पर क्या मोमेंटम है? ऑलरेडी ये स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर किसी को एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढ सकते हैं संतोष? यस, ये स्टॉक भी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। एंट्री करंट लेवल पे भी वैसे की जा सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी और अपसाइड नजर आती है। एटलीस्ट 77 की टारगेट नजर आता है। अभी करंटली स्टॉक 69 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे भी खरीदते हैं तो आपके लिए और अभी भी 7-8% का अपसाइड बचता है। नीचे आपके लिए सपोर्ट जो रहेगा 67 रुपीज का रहेगा। ठीक है जी, ये तो हो गई एनएचपी से। ये एसजीवन में भी बात करना चाहिए। हाँ, एसजेवीएन, सतुलित जल विद्युत निगम, ये जो है बहुत ही अमेजिंग स्टॉक है। 15 रुपये पे एक दिन एक समय में ट्रेड हुआ करता था, काफ़ी चला है नीचे 3-4 साल से, बहुत अग्रेसिवली डिस्कस होता नहीं है अब, क्योंकि सारे ट्रेडिशनल पावर स्टॉक्स भी डिस्कस हो रहे हैं। तो मैं ये 2 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा सुमित के साथ, एक एसजेवीएन और एक नया स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको जरूर से अपने रडार पर रखना चाहिए, जीएमआर पावर। 55 रुपये का स्टॉक है ये, एसजेवीएन और जीएमआर पावर। सुमित जी, यहाँ पे अगर चार्ट की बात करें तो देखिए एसजेवीएन काफी अच्छा एक बुल रन दे चुका है। अभी लेटेस्टली आप देखेंगे तो एक 20 दिसंबर का जो फॉल आया था, वहां पे स्टॉक ने डाउनसाइड दिखाया था, लेकिन वही अब उसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। काफी अच्छा एक बाउंस बैक दिया था 83 के लेवल से। तो मेरे लिए अभी भी 83 का जो लेवल है वो 50 डे मूविंग एवरेज भी रहेगा। तो जिनके पास एक लॉन्ग टर्म नजरिया है या फिर 3 से 6 महीने का होल्डिंग है, बिल्कुल अब यहाँ पे बने रहिए। 83 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड में अभी भी थोड़ा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है, जो करीबन 108 तक ये पहला टारगेट हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल एक होल्ड का नजरिया रहेगा, और फ्रेश मोमेंटम 96 के ऊपर अपसाइड जा सकता है, तब आप एक फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं।